सोनाली और मोहन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन जहाँ सोनाली एक गरीब किसान की बेटी थी, वहीं मोहन एक ठेकेदार का बेटा था जिसके पास बेशुमार दौलत थी। जैसे ही मोहन के पिताजी को पता चला कि सोनाली और मोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मोहन के पिताजी ने कहा, मोहन तू मेरा इकलौता बेटा था और मुझे तुझसे बहुत उम्मीद थी। मैंने तो सोचा था कि दूसरे गांव के जमींदार की बेटी से शादी करेगा और उसके बाद दूर दूर तक मेरा नाम मशहूर हो जाएगा, लेकिन तूने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी। पिताजी, मैं सोनाली को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ जीवन गुजारना चाहता हूँ। हमें आपकी कोई दौलत नहीं चाहिए, बस हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ना ही तुम्हें मेरा साथ मिलेगा और ना ही कोई आशीर्वाद। मैं इस प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करता। अब मोहन सोनाली के साथ घर छोड़ देता है और अपने पास जमा किए हुए पैसों से एक छोटी सी झोपड़ी लेकर रहने लगता है। वो लकड़ियां काट कर गाँव के बाजार में बेचकर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब मोहन लकड़ियां बेचने के लिए गाँव के बाजार में गया था, तभी एक बुढ़िया सोनाली के दरवाजे पर आकर कहती है, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, तेरा बहुत भला होगा। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है, पानी पीकर ही अपनी आत्मा तृप्त कर लूंगी। सोनाली को बुढ़िया को देखकर दया आ जाती है और वो कहती है, नहीं अम्मा जी, आप मेरी माँ के समान है। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना और पानी दोनों लेकर आती हूँ। अब सोनाली उस बुढ़िया अम्मा को अपने घर में रखी हुई 2 ठंडी रोटी प्याज के साथ दे देती है और 1 लोटा ठंडा पानी दे देती है, जिसे खाने और पीने के बाद वो बुढ़िया तृप्त हो जाती है और कहती है, मेरी बच्ची, ये कुछ ज्यादा ही कर दिया तुमने एक बेसहारा बुढ़िया के लिए। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू, तेरा पति और तेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। सोनाली ये बात सुनकर हैरान हो गई और उसने कहा, अम्मा जी, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी तो हमारी कोई संतान नहीं है। मैं और पति ही इस छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। बेटी, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैंने तुझे देखते ही भाप लिया था कि तू गर्भवती है। अब तुझे अपना और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तुझे पूरे 8 जुड़वा बच्चे होंगे। क्या मुझे थोड़ा और पानी मिलेगा? सोनाली को समझ में नहीं आता कि वो बुढ़िया की बात पर क्या प्रतिक्रिया दे। जैसे वो पानी लेकर वापस आती है तो वो बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब कुछ घर आने पर उसने मोहन को भी बताया और मोहन ने कहा, तुम भी किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेती हो। कितनी भोली हो तुम सोनाली। तुम गर्भवती हो, ये बात कोई भी औरत बता सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पेट में 8 जुड़वा बच्चे हैं, इस बात पर तो मैं यकीन ही नहीं कर सकता। कुछ महीने गुजर जाते हैं और सोनाली को पता चल जाता है कि वो गर्भवती है और उसके कुछ महीने बाद सोनाली सच में 8 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। दाई ने जब 8 जुड़वा बच्चे एक साथ देखे तो कहा, अरे मोहन बेटा, तू तो यहाँ मुश्किल से अपनी पत्नी का गुजारा कर पाता है। अब तू 8 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगा? ये भगवान ने तेरे ऊपर कैसा जुल्म कर दिया है। ऐसा मत कहिए अम्मा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे भी अपनी किस्मत लेकर आए होंगे और सब कुछ बहुत अच्छे से कुशल मंगल होगा। बिस्तर पर लेटी हुई सोनाली भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, भगवान ने मुझे अमीर नहीं बनाया, अनाथ बनाया, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला जो हमेशा मेरा साथ देने को तैयार है। अब सोनाली अपने 8 जुड़वा बच्चों का पालन पोषण करती और मोहन अब दुगनी लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर दुगनी मेहनत किया करता। अब सोनाली के बच्चे खेलने कूदने के लायक हो गए थे। सोनाली की छोटी बेटी मीरा ने कहा, मम्मी, पापा कब आएंगे और दादा दादी कहाँ हैं? सब लोगों के तो दादा दादी होते हैं, हमारे दादा दादी नहीं है क्या? तभी रोशनी बोली, हमारे दादा गंदे हैं, वो मम्मी को भी पसंद नहीं करते और पापा को भी पसंद नहीं करते और वो हमको भी पसंद नहीं करते, तभी तो वो हमसे मिलने नहीं आते। अगर वो हमसे कभी मिलने आएंगे भी तो हम कभी उनसे बात नहीं करेंगे। ये बात सुनने के बाद सोनाली ने अपने 8 जुड़वा बच्चों को डांटा और उनसे कहा, नहीं बच्चों, ऐसी बातें नहीं करते, ये गंदी बात है। तुम्हारे दादाजी हमसे नाराज जरूर हैं, लेकिन वो तुम्हारे पापा और तुम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनके बारे में कभी भी कुछ उल्टा मत सोचना। एक दिन सोनाली के 8 जुड़वा बच्चे स्कूल से पढ़कर वापस आ रहे थे, तभी जमींदार की गाड़ी तेजी से जाते हुए पलट जाती है और नहर में जा गिरती है। वे 8 बच्चे हैरान होकर दौड़ते हुए नहर के पास जाते हैं और किसी तरह गाड़ी खोलकर जमींदार को बाहर निकालते हैं और कहते हैं, अंकल, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अच्छा हुआ मेरे बच्चों जो तुमने मुझे उस नहर से और उस गाड़ी से निकाल दिया, वरना आज तो मेरी जान भी जा सकती थी। तुम 8 बच्चे मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। तभी मयंक ने कहा, नहीं अंकल, हम फरिश्ता नहीं हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। अगर हम अमीर होते या हम फरिश्ता होते तो हमारे पास सारी खुशियाँ होती। हमारे पास तो ढंग से पेट भरने को खाना भी नहीं होता। हाँ अंकल, और मम्मी भी हमें कोई काम नहीं करने देती। वो कहती है कि हम काम करेंगे तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और खुद भी सारे दिन सिलाई करती रहती हैं और पिताजी लकड़ियाँ काटकर गांव के बाजार में बेचते रहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है बच्चों? तुम्हारे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है क्या?
नहीं अंकल, हमारे पिताजी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो शहर जाकर नौकरी नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पिताजी इसी गांव में रहते हैं और वो अकेले हैं और बीमार हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो इसी गांव में रहें। जरा मुझे तुम्हारे पिताजी के पिता का नाम बता सकते हो? हमने उन्हें कभी देखा तो नहीं, पर उनका नाम हरिवंश जी है। ये नाम सुनते ही जमींदार यानी मोहन के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन्हें एहसास होता है कि जो 8 जुड़वा बच्चे उनके आगे खड़े हुए थे वो कोई और नहीं, उन्हीं के पोते और पोती थी। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं और मुझसे घृणा करके वो सोनाली इन बच्चों को कुछ भी सिखा सकती थी, लेकिन उसने फिर भी मेरी इज्जत करना इन बच्चों को सिखाया और मैं हमेशा उससे नफरत करता रहा और अपने ही बेटे से दूर हो गया। क्या हो गया दादाजी, आप ये सब क्या सोचने लग गए? हम यहाँ कब से आपसे बातें करे जा रहे हैं और आप ना जाने कहाँ खोए हुए हैं। क्या कहा तुमने? दादाजी जरा एक बार फिर से तो कहना। माँ बताती है कि हमारे दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं, वो भी आप ही की उम्र के होंगे, इसलिए मैंने आपको दादाजी बोला। अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चों, और आज के बाद तुम लोग मुझे दादाजी ही कहना। चलो अब हम और यहाँ पर नहीं रुकेंगे, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा, वो भी तुम्हारे माता पिता के साथ। तभी गांव का जमींदार उन 8 जुड़वा बच्चों को गले से लगा लेता है और उसके बाद उन्हें अपने साथ लेकर सोनाली और मोहन के घर जाता है। जैसे ही मोहन अपने पिताजी को इतने वर्षों बाद देखता है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहता है, अरे पिताजी, आज इतने वर्षों के बाद आपको अपने नालायक बेटे की याद कैसे आ गई? आपसे मिलने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मैं इस गांव में रहूंगा तो कभी न कभी आप मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुमसे मिलने नहीं, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैंने गांव वालों से सुना था कि गरीब परिवार में 8 जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो गरीब परिवार मेरा खुद का परिवार है। और दरअसल गरीब तुम नहीं, मैं था जो इतना भरा पूरा परिवार होते हुए भी अकेला अपनी जिंदगी बिता रहा था। पिताजी, आप हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमसे बड़े हैं, आप हमेशा हमारा भला चाहेंगे। हमने आपको माफ किया, हम आपके साथ आपके घर में रहेंगे। हाँ बहू, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं लेकर जाऊंगा। अगर मैंने पूरे समाज और गांव वालों के सामने तुम्हें बदनाम किया था तो फिर मैं धूमधाम से तुम्हें गांव वालों के आगे ही यहाँ से लेकर जाऊंगा। ये एक पिता और इन बच्चों के दादा की इच्छा है। मोहन और पूरा परिवार ये बात सुनकर खुश हो जाता है और गरीब के 8 जुड़वा बच्चों को एहसास होता है कि वो कभी गरीब थे ही नहीं। उनके पास सब रिश्तों का प्यार भी था और समाज की दौलत भी। इसके बाद गांव का जमींदार अब पूरे गांव में ऐलान करके धूमधाम से अपने 8 पोता पोतियों को अपने बेटे और बहू के साथ अपने घर लेकर जाता है, जिसके बाद गरीबों के 8 बच्चों को सारी सुख सुविधा और समृद्धि भरी जिंदगी मिलती। रागिनी बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। सास की बात सुनकर रागिनी अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती तो देखती है कि कोई भी उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा नहीं, सिवाय उसकी सास के। अब घर में आते ही रागिनी का पति मोहित भी अपने कंधे से गमछा हटाकर अपने कमरे में चला जाता है। सभी का ये व्यवहार देख रागिनी को कुछ समझ नहीं आता। तभी सुनंदा अपनी बहू से कहती है, बहू, मोहित थक गया है, इसलिए उसने ये फेरे वाले गमछे को तुझे देकर अपने कमरे में चला गया। जा तू भी अब अपने कमरे में आराम कर ले, थक गई होगी ना। सास की बात सुनकर रागिनी अपना सर हाँ में हिलाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो मोहित को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनती है। अब इसमें मेरी क्या गलती थी राधा, जब मेरी माँ ने इस भिखारी से शादी कर दी तो? अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था, लेकिन शायद मेरी शादी तुमसे नहीं लिखी थी, तभी तो मेरे पल्ले ये गरीब बन गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं इसका कोई ना कोई इलाज करूंगा। इतना बोलकर मोहित फोन कट कर देता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके सामने रागिनी खड़ी है। रागिनी की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों के आंसुओं को देख उसके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता था कि शादी को अभी 1 दिन भी नहीं गुजरा था और उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। देखो रागिनी, अब जब तुमने सब कुछ सुन लिया तो दिल पर पत्थर रखकर पूरी सच्चाई जान लो। मैं राधा नाम की एक बहुत ही रिच लड़की से प्यार करता था, लेकिन पता नहीं मेरी माँ को तुम गरीब में ऐसा क्या नजर आ गया जो उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी। भले मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, लेकिन मैं प्यार तुमसे नहीं बल्कि राधा से करता हूँ। और हाँ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना तुम, कभी नहीं। पर मोहित जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो पता भी नहीं था कि आप किसी और से प्यार करते हैं। अगर मुझे पता होता तो ये शादी मैं खुद ही न करती, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए और हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत कीजिए। कभी नहीं। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है। अपने पति की बात सुन मानो रागिनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। अब अगले दिन रागिनी अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है
कि उसकी ननद अपने लिए सैंडविच बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जा रही है। कविता, ये तुम क्या कर रही हो? आज तो मेरी पहली रसोई है और आज की सुबह रसोई में सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी, फिर तुम अपने लिए ये सैंडविच बनाकर। ओह गॉड, अब तुम गरीब को कौन समझाए कि यहाँ पर सुबह सुबह मीठा या ऑयली फूड नहीं चलता। मुझे देखो जरा, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा ऑयली या मीठी चीज खा सकूंगी? लिसन, मुझे ना तो मीठी चीजें पसंद है और ना ही ऑयली फूड। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाना है ना तो सुबह डेली चीज सैंडविच बना दिया करो। बाय द वे, तुम लेट हो बिकॉज मुझे कॉलेज जाना है। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है, पर रागिनी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि रागिनी एक गरीब लड़की थी और एक गरीब की किस्मत में शायद यही लिखा था। वो यही सोचकर अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी दुख भरी जिंदगी को ही अपनी जिंदगी बना लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुनंदा के अलावा रागिनी को कोई भी इज्जत नहीं देता। ऐसे ही एक दिन रागिनी सभी के लिए चाय बनाती है और सभी को हाथ में चाय देते हुए वो मोहित के पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही रागिनी मोहित को चाय देती है, वैसे ही मोहित चाय का कप फेंक देता है। मोहित, ये क्या बदतमीजी है? अरे वो बच्ची सभी को चाय दे रही थी इसलिए उसने तुझे भी दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू उसको इस तरह सभी के आगे उल्टा सीधा बोलेगा। आखिर वो तेरी पत्नी है। माफ करना माँ, लेकिन ये आपकी बहू होगी पर मेरी पत्नी नहीं। ना तो मैंने कभी इसको पसंद किया और ना ही करूंगा। अरे आपने हमारा और इसका स्टैंडर्ड देखा है ना? ना तो इसमें कपड़े पहनने का सेंस है और ना ही बात करने का ढंग। इसे तो कहीं अपनी पत्नी बोलने में भी शर्म आती है मुझे। मोहित की बात सुनकर रागिनी और सुनंदा को बहुत दुख होता है, लेकिन क्या किया जा सकता था। सुनंदा ने मोहित की शादी रागिनी से जबरदस्ती कराई थी, क्योंकि सुनंदा और रागिनी की माँ दोनों ही बचपन की सहेलियां थी और सुनंदा ने रागिनी की माँ को शादी का वचन जो दे दिया। पर दो परिवारों के बीच अगर कोई पिस रहा था तो वो थी रागिनी। कहते हैं शादी के बाद एक औरत अपने पति के सहारे अपने ससुराल में रहती है, लेकिन रागिनी के पति ने ही उसे धिक्कार दिया था, इसलिए वो अब किसी से कोई उम्मीद नहीं करती। समय गुजरता है और माँ। अरे मोहित, आज तो बहुत जल्दी आ गया। हाँ माँ, वो क्या है ना, आज मेरे ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी है और उस पार्टी में मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। मैं जल्दी में हूँ, मुझे मेरी ब्लैक शर्ट निकाल कर दे दो। बेटा, अगर तेरे ऑफिस में पार्टी है तो वहाँ पर तू रागिनी को साथ ले जा। इसी बहाने वो बाहर भी घूम लेगी और 2-4 लोगों से बातचीत भी कर लेगी। माँ, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे वो मेरे ऑफिस की पार्टी है, ना कि कोई गली पड़ोस की शादी जिसमें मैं रागिनी को साथ ले जाऊँ। अरे इसे किसी भी चीज का सेंस नहीं है और न ही बात करने की तमीज है। मैं इसको भला क्यों लेकर जाऊं? और वैसे भी मेरी ऑफिस की पार्टी में राधा आ रही है, मेरी पार्टनर बनके। ये बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है, पर मोहित और सुनंदा की बात दूर खड़ी रागिनी सुन लेती है। रागिनी ये जानती थी कि अगर वो बीच में कुछ बोलती तो शायद उसे मोहित के गुस्से का सामना करना पड़ता, इसलिए बेचारी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में मोहित भी अब अपनी ऑफिशियल पार्टी के लिए निकल जाता है। मोहित के जाने के बाद ही रागिनी अपना सामान पैक कर बाहर आती और अपनी सास के पैरों को छूते हुए कहती है, माँ जी, मुझे इजाजत दीजिए, शायद मेरा सफर इस घर में यहीं तक था। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है और कहाँ जा रही है तू? माँ जी, शायद अब मेरा इस घर में रहना सही नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे इस घर में आपके अलावा कोई और इज्जत नहीं देता। और मोहित जी तो किसी और से प्यार करते हैं, मैं उनके और उनके प्यार के बीच नहीं आ सकती। आपने मेरी माँ को शादी का वादा किया था और आपने मेरी शादी मोहित से करवा दी। शादी के बाद एक पत्नी को अपने पति की हर खुशी का ख्याल रखना चाहिए और मुझे पता है कि मेरा पति किस चीज में खुश है। इतना बोलकर रागिनी अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं मोहित पार्टी में राधा को किसी और लड़के के साथ देख अंदर से टूट जाता है और उसे रागिनी याद आती है। अब जब मोहित घर आता है और रागिनी को ढूंढता है तो सुनंदा उसे बताती है कि वो घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद मोहित रागिनी को ढूंढकर अपने घर लाता है और उससे माफी मांगता है, जिस पर रागिनी उसे माफ कर देती है। और इस तरह मोहित अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है और अब मोहित एक गरीब लड़की को हर जगह बखूबी मान सम्मान